Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान रसायन विज्ञान का अभ्यास 3 परमाणु एवं अणु का पहला पार्ट का वीडियो, जिसमें आपको परमाणु एवं अणु से संबंधित और उस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए पॉइंट को देख लेते हैं। पहला है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थित अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है पारस्परिक अनुपात का नियम और पांचवा है गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। ये 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, रासायनिक संयोग के नियम। अब इसमें जो प्रथम दो नियम आप देख रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थित अनुपात का नियम, इन्हीं 2 नियम को आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर में। और शेष जो 3 नियम आप देख रहे हैं, गुणित अनुपात का नियम, स्थित अनुपात का नियम और पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम, इस 3 नियम को हम अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन इस 3 नियम को भी हम आपको बताएंगे जब यह चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के लास्ट में आपको इस 3 नियम पर आधारित आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसका 2 भाग है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को सिद्ध करता है और दूसरा जो है पारस्परिक अनुपात के नियमों को सिद्ध करता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद से परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का अस्तित्व क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद से अणु आता है। अणु का द्रव्यमान क्या होता है, अणु के प्रकार कितने होते हैं। इसमें 2 प्रकार होता है, एक प्रकार के परमाणुओं से निर्मित और विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से निर्मित। उसके बाद से सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आणविकता के बारे में जानेंगे। इसके बाद से आयन आता है, सरल आयन, यौगिक आयन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आपका आता है लास्ट मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ गणनाएं और न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा विषय जो वस्तु है, पहला है रासायनिक संयोग के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा है परमाणु अणु एवं उनके गुणधर्म, तीसरा आयन, विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और लास्ट में इस चैप्टर का जो लास्ट होगा वह मोल कॉन्सेप्ट के बारे में होगा। अभी फ़िलहाल आपको ऊपर जो बताया गया है उस एक पॉइंट को अध्ययन करते हुए हम समझेंगे। हमारा पहला है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं?
तो आप जानते हैं कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं वह कुछ नियमों पर आधारित होता है, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अभी जस्ट ऊपर आपको बताया गया कि जो रासायनिक संयोग के नियम जो होते हैं वो 5 भाग में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। रासायनिक संयोग के जो नियम होते हैं 5 भाग में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम और गैलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। इस नियम पर आधारित आपके रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसलिए जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो वो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। और रासायनिक संयोग जो निम्न प्रकार के होते हैं, कुल आपका 5 प्रकार का होता है। पहला होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा होता है गुणित अनुपात का नियम, चौथा होता है आपका व्युत्क्रम अनुपात का नियम बोल सकते हैं या पारस्परिक अनुपात का नियम बोल सकते हैं, और पांचवा जो होता है गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम होता है। चलिए इसमें हम पहले नियम का अध्ययन करते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस नियम का द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, इस नियम का प्रतिपादन लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने 1756 ईस्वी में किया था। और इनके अनुसार द्रव्य जो होता है अविनाशी है, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग हम निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ के द्रव्यमान का जोड़ जो होगा उस अभिक्रिया के उत्पाद के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होगा। वही चीज़ आपको बताया गया कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया हम जो कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले जो होता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया यानी मिलते हैं तब उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है कि ए और बी हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं और इन दोनों को जब आपस में अब क्रिया कराया जा रहा है तो हमको एक ए बी कंपोनेंट का निर्माण हो रहा है यानी उत्पाद मिल रहा है। तो जो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होगा और उत्पाद का कुल जो द्रव्यमान होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे इसको समझिए। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है तो जल बनाता है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिखते हैं तो सबसे पहले उसको हम बैलेंस करते हैं।
जैसे एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है और एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, और जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे ये जो आपका रासायनिक जो अभिक्रिया लिखा गया है ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अगर वह संतुलित नहीं है तो आपको संतुलित करना पड़ेगा, उसको आप अनुमानित विधि के द्वारा उसको संतुलित कर सकते हैं। यानी हमको एक उचित संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और इधर 2, यानी 2 दूना 4 इधर टोटल है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। 2 से यहाँ पे जब गुणा किया गया है तो बैलेंस हो गया है, ठीक है। अब देखिए जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है 1 होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितना है, 2 है। तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके आगे कितना है, 2 है। तो 2 गुणे 2 दोनों 4 ग्राम हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब 4 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आएगा। इधर देखिए तो इधर आप देखेंगे 4 ग्राम और 32 ग्राम को जोड़ते हैं तो 36 ग्राम आता है, यानी 4 + 32 बराबर कितना आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। अब दूसरे तरफ आपका जल है, तो यहाँ पे इसका जल का अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। 18 दूना 36। तो इधर भी आपका 36 आ गया और इधर भी आपका 36 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है किस पर आधारित है, वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। और इस नियम को यह पुष्टि करता है कि दोनों तरफ अभिकारक के तरफ कुल द्रव्यमान और उत्पाद के तरफ कुल द्रव्यमान आपस में बराबर है, ठीक है। एक अगला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनाइक अम्ल अभिकृत होता है, यानी दोनों जब अभिक्रिया करता है तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। यहाँ पे उसका शब्द रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल, सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, शब्द रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो एरो लगा हुआ है, यह एरो जो लगा हुआ है, इस एरो के एक तरफ ये जो है अभिकारक है और ये जो है आपका उत्पाद है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करता है कि नहीं करता है। तो दोनों तरफ यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद की तरफ कुल द्रव्यमान आपस में बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को अभिक्रिया को लिख लेंगे।
ठीक है ना। और अब क्रिया को लिखने के बाद से प्रश्न में जितना दिया गया है उसके नीचे लिख लेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम कार्बोनेट के नीचे 5.3 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से एथेनाइक अम्ल है तो एथेनाइक अम्ल के नीचे 6.0 ग्राम लिख लेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम। आ गया समझ में। उसके बाद से एरो के दूसरे तरफ जाएंगे, जो उत्पाद के रूप में आपको मिला है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर है उसके नीचे लिख लेंगे 2.2 ग्राम। उसके बाद से सोडियम एथेनोएट जहाँ होगा, जैसे यहाँ पर है, उसके नीचे लिख लेंगे 8.2 ग्राम। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। और जल 0.9 ग्राम, जल जहाँ होगा उसके नीचे लिख लेंगे 0.9 ग्राम। अब इतना लिखने के बाद से जोड़ लेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों तरफ का जो द्रव्यमान है इक्वल आ रहा है, यानी 11.3 बराबर 11.3 ग्राम, यानी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका अब क्रिया जो दिया गया था ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट, यानी उसको स्पष्ट करता है, पुष्टि करता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार से इसको पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का जो प्रतिपादन किया था प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक 1799 में किया था, 1799 ईस्वी में किया था। और इनके अनुसार प्रत्येक यौगिक जो होता है एक निश्चित तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। इसमें दिया गया है कि इस नियम अनुसार कोई भी शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता है, यानी निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा यानी इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, सदैव समान होता है। इसके पहले भी आपको एक शॉर्ट में बताया गया कि प्रत्येक यौगिक निर्मित, यानी प्रत्येक यौगिक जो होगा एक निश्चित तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे जल है तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। इसे नदी, कुआं, समुद्र, वर्षा आदि स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। कुआं से भी प्राप्त किया जा सकता है, नदी से भी प्राप्त किया जा सकता है, समुद्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, वर्षा से भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी यह जल जो है हम इतने जगह से हम प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत से हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब संश्लेषण से भी बनाया जा सकता है, रासायनिक संयोग पर ही आधारित होता है, तो रासायनिक विधि के द्वारा भी इसको हम बना सकते हैं। और प्रत्येक नमूने से ज्ञात होता है, ठीक है ना, कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वह 1:8 के अनुपात में संयोग करता है। अब किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए जल, ठीक है, वह 1:8 के ही अनुपात में संयोग करेगा। अब स्थित अनुपात के नियम पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स को आपको अगले पार्ट में, यानी अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।
इस वीडियो में आपको रासायनिक संयोग के नियम पर आधारित 2 नियमों को डिस्कस किया गया और आपको बताया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। धन्यवाद।